नमस्कार। जनगणना 2027 के प्रथम चरण की कार्रवाई गतिमान है। शिक्षकों के प्रशिक्षण हो रहे हैं। ग्रीष्मावकाश में हाउस लिस्टिंग का कार्य अब की बार शिक्षकों को करना है। इस चैनल के द्वारा वीडियो सीरीज बनाई जा रही है जिसमें हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर और मोबाइल पर एक पासवर्ड गया होगा और आईडी गई होगी। उसी के थ्रू आप जो इनका ऐप है ऑफिशियल उसको विजिट करेंगे, उसमें अपने आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे और जो ब्लॉक आपको अलॉट किया गया होगा गूगल मैप के थ्रू उसे आप एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, आप उसका दौरा करेंगे। सबसे पहले आज हम जानेंगे कि मकान सूचीकरण ब्लॉक क्या है। तो ये जनगणना कार्य का आधार है। आपको आवंटित क्षेत्र आपके रजिस्टर्ड मेल पर और आपको जो भी क्षेत्र अलॉट किया गया होगा उसका नंबर होगा, वह आपको अलॉट, जैसे 76 है, 79 है, 80 है, आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं संभवतः उसी के आसपास का क्षेत्र आपको अलॉट किया गया है। उस क्षेत्र के आपको मतलब कि मकान सूचीकरण का कार्य भी प्रथम चरण में करना है। आपको अपने ब्लॉक के प्रत्येक क्षेत्र का दौरा करना है। ब्लॉक का मतलब वह ब्लॉक नहीं जहां पर आप पढ़ा रहे हैं, बल्कि वह ब्लॉक जो आपको इस प्रक्रिया में मतलब आपको एक क्षेत्र चुन कर दिया गया है कि आप किस क्षेत्र का आप जो है मकान सूचीकरण करिए और उसके बाद जनगणना आपको 27 में करना होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि आप जब कार्य शुरू करेंगे उसके पहले ही आप एक बार अपने उस पूरे क्षेत्र का विजिट कर लेंगे। ठीक है, जैसे जो भी आपको ग्रामीण क्षेत्र मिला है, जो भी गांव मिला है, उस गांव के कई कस्बे, अगर बहुत बड़ा गांव है तो अलग अलग लोगों को मिले हुए हैं, तो अगर 2-3 लोगों को मिले हुए हैं तो एक क्षेत्र आपको जो अलॉट किया गया है वो आप उसका दौरा करें। कार्य शुरू करने से पहले उसका निरीक्षण करें, कौन सी चीज़ कहाँ पर है। आपको यह ध्यान देना है कि कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। तो यह आवश्यक है कि कार्य शुरू होने से पहले आप उस क्षेत्र का दौरा करें और किसी भी संरचना को, भवन को छोड़ना नहीं है। विद्यालय है उसको दिखाएं, तालाब है उसको दिखाएं, मंदिर है उसको दिखाएं। बेतरकीब बने भवनों को भी आपको नक्शे में शामिल ही करना होगा। कभी कभी आप देखते हैं कुछ ऐसे क्षेत्र हैं होते हैं, कुछ ऐसे मकान होते हैं अति पिछड़े क्षेत्रों के, जहाँ पर लोग अलग अलग तरह से मकान बना देते हैं। रेलवे लाइन के किनारे मकान अगर दिख रहे हैं, ठीक है, कुछ SC ST के आवासीय क्षेत्र अलग अलग प्रकार से बने हुए दिख रहे हैं, उन सबको आपको अलॉट करना है, उसमें दिखाना है। और परिवार, कभी कभी हम ऐसे भी जगह देखते हैं जहाँ पर परिवार, एक ही परिवार के 2-3 जगह मकान होते हैं, तो आपको उसे ही परिवार, उस क्षेत्र को मानना है, वहाँ की गणना करना है जहाँ पर परिवार वर्ष में अधिक समय तक रहता है। ठीक है, तो जो सबसे पहले आपने यहाँ पर जाना वह मकान सूचीकरण ब्लॉक जान लिया, मतलब आपको वह आवंटित क्षेत्र जहां पर एक्चुअली आपको यह कार्य करना है वह मकान सूचीकरण ब्लॉक हो गया। अब परिसर की बात करेंगे तो भूमि सहित भवन, भूमि सहित भवन है तो ये आपका एक परिसर हो गया। जैसे अब जिसको आप मान लीजिए किसी का मकान बना हुआ है, ठीक है, किसी का मकान बना, उसके आसपास का जो क्षेत्र है, ठीक है, मतलब उस जिसको कहते हैं द्वार, ठीक है, तो इसके क्षेत्र मान लीजिए, अब यहाँ पर वो फेंसिंग करवा सकते हैं, 4 दीवारी भी खिंचवा सकते हैं, नहीं भी खिंचवा सकते हैं, तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है यही एक्चुअली परिसर होगा। यानी कि भूमि ये जो इनकी दिखाई दे रही है अपने इनके पास, और ये मकान, तो भूमि सहित जो मकान इनका भवन है, भवन के चारों ओर दीवार जरूरी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे तो गांव घर रहता है, घर के सामने एक बड़ा सा हाता जिसको बोलते हैं रहता है, तो वो पूरा जो क्षेत्र है वो एक्चुअली परिसर कहा जाएगा। हम सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, हम जो मैपिंग वगैरह करनी वो सब बताएंगे, लेकिन थोड़ी आप इन चीजों को जाने रहेंगे तो बेहतर रहेगा। भवन क्या है, तो भवन वह क्षेत्र माना जाएगा जिसमें 4 दीवारें हो और एक छत हो कम से कम। ठीक है, 4 दीवार है और एक छत है। अगर छत नहीं है तो उसको आप भवन की संख्या, भवन की श्रेणी में नहीं रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक से अधिक संगठक इकाइयां हो सकती हैं संभव, उसमें आवास हो सकता है, दुकान हो सकता है, कार्यालय भी हो सकता है। यानी कि कभी कभी एक ही मकान के अंदर मकान से सटा हुआ एक और मतलब अलग अलग कमरे आपको दिखाई दे सकते हैं। तो यह हो सकता है कभी कभी कुछ लोग दुकान भी बगल में अपना चला रहे होते हैं और बगल में घर भी रहता है, या कार्यालय भी खोल लेते हैं और अपना घर भी रहता है। डॉक्टर लोगों का आप देखते हैं, डॉक्टर भी अपना डिस्पेंसरी भी चलाते हैं और बगल में घर भी रहता है। तो जरूरी है, हो सकता है कि एक मकान के अंदर, भवन के अंदर एक से अधिक संगठक इकाइयां हो सकती हैं। उसमें आवास हो सकता है, दुकान हो सकता है, कार्यालय, पूजा स्थल इत्यादि हो सकते हैं। ठीक है, इसको हम आवास चाहे दुकान कह सकते हैं, आवास चाहे कार्यालय कहते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, तो वो आपका एक ही भवन माना जाएगा। ये नहीं कि अगर दुकान उसी में खोल लिया तो दुकान को अलग कर दें और मकान को अलग कर दें, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके बाद अब देखिए जनगणना मकान की बात होगी, तो भवन का वह भाग जिसका उपयोग पृथक इकाई के रूप में किया जाता है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि एक बड़ा सा मकान है, ठीक है, एक बड़ा सा ये मकान है, इस मकान में छत भी है, आप बाहर से देख रहे हैं। ठीक है, अब आप बाहर से देखने के बाद आपको एक यहाँ पर जा रहे हैं और यहाँ पर एक द्वार है अंदर मतलब बाहर जाने का, बाहर से अंदर जाने का। तो आपने इसको एक मकान, एक मान लीजिए भवन मान लिया, लेकिन जब आप अंदर जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं इसके यहाँ पर एक और कमरा बना हुआ है, यहाँ पर एक और कमरा बना हुआ है, यहाँ पर दरवाजा है। अक्सर यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में या कुछ जगह ऐसे
होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर 5 घर रहते हैं, इनका साझा यहाँ पर आंगन है। अब ये अपना अलग खाते बनाते हैं, ये अलग खाते बनाते हैं, ये अलग खाते बनाते हैं, ये अलग अलग इन लोगों का चल रहा है। ठीक है, तो बाहर से तो देखने में एक है, लेकिन अंदर या ये स्थिति यह है कि यहाँ पर अलग रसोई, इनका अलग रसोई, यहाँ पर 5 भाई हैं और पांचों की 5 रसोई है। तो फिर इनका जनगणना मकान अलग होगा, यानी कि आप इनको अलग नाम देंगे, इनको अलग नाम देंगे, 2, इनको 3, इनको 4, इनको 5। इस प्रकार से आप अगर देखें तो साझा अगर आंगन हो रहा है, सीढ़ी इसी प्रकार से देखिए एक मकान में बनाया गया है। ठीक है, यहाँ से एक सीढ़ी के माध्यम से चलकर और बाहर एक रास्ता रहे, अगर मान लीजिए 4 फीट का 5 फीट का रास्ता रहे और फिर ये इस प्रकार से कॉमन रास्ता सबके लिए रहे, तो यहाँ पर भी 3 जनगणना मकान हो जाएंगे। ठीक है, भवन एक ही है, भवन एक ही है, लेकिन जनगणना मकान 3 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि भवन की ही इकाई है जनगणना मकान। एक ही भवन में 2 जनगणना मकान हो सकते हैं, 4 जनगणना मकान हो सकते हैं, और बड़े बड़े शहरों में तो 50 भी हो सकते हैं, जो फ्लैट होते हैं बड़े बड़े। तो वो जब आप देखेंगे, जब जानेंगे, जानते हैं आप, देखेंगे, तो ये कहने का मतलब कई ज़्यादा, मतलब कई संख्या उनकी हो सकती है। एक ही मकान में जो फ्लैट्स होते हैं तो 4-4, एक फ्लैट पर एक जो माला होता है उस पर 4-4 भवन होते हैं, 4-4 जनगणना मकान होते हैं, सॉरी 4-4 जनगणना मकान होते हैं, फिर दूसरे पर 4 जनगणना मकान, 3 पर। तो इस प्रकार से यहाँ वहाँ की जो लोकल, मतलब जो लोकल क्षेत्र होता है, वहाँ पर जो लोग अलॉट कर रहे होते हैं, वहाँ की मतलब अथॉरिटी उनको जो अलॉट कर रही होती है, अगर अलग अलग हाउसिंग भी दे दिया है तो आप उसको अलग ही मानेंगे, मकान भी अलग मान लेंगे अगर उन्होंने अलॉट किया है तो। ठीक है, अब परिवार की बात करेंगे आगे। देखिए इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, भवन कितने कितने प्रकार के होते हैं, अभी हम रफली समझ रहे हैं, आगे हम विस्तार से देखेंगे। तो अब देखिए, परिवार क्या है? ऐसे व्यक्तियों का समूह जो एक साथ रहे और साझा रसोई में भोजन करें। आपको ध्यान देना है, जनगणना और मकान की जो भी लिस्टिंग कर रहे हैं आप, तो इस कार्य में आपको मुख्य रूप से इसी पर ध्यान देना है कि आपकी जो रसोई है वह किस प्रकार की है। अगर ऐसे परिवार हैं जो रसोई उनकी साझा मतलब चल रही है एक साथ, तो वो एक माने जाएंगे। लेकिन अगर भले ही एक ही जगह रह रहे हैं, लेकिन अगर 2 जगह खाना बना रहे हैं और उनका एक अलग अलग गेट आने जाने का, तो फिर ये मान लेंगे कि 2 परिवार है। तो उन व्यक्तियों का समूह जो एक साथ रहे और साझा रसोई में भोजन करे। ठीक है, भले ही वो संबंधित हो सकते हैं, रक्त संबंध हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि रक्त संबंधित जो हमारे खास रहे उन्हीं को हम परिवार में शामिल करेंगे, ऐसा नहीं है, असंबंधित का मिश्रण हो सकता है। साझा रसोई अनिवार्य है। ठीक है, तो यह परिवार के लिए आप ध्यान दीजिएगा। परिवार मुख्यतः 3 प्रकार का होगा, सामान्य परिवार, संस्थागत परिवार और बेघर परिवार। सामान्य परिवार मतलब जो हम बेसिकली परिवार जो हम अपने आसपास ज्यादातर देख रहे होते हैं वह सामान्य परिवार होते हैं, जैसे बाबा हैं, दादी हैं, मम्मी है, पापा है, बच्चे हैं। तो ये सभी लोग एक साथ रहते हैं, एक ही जगह भोजन बनता है, तो एक साथ रहने वाले और एक ही रसोई में भोजन खाने वाले। तो ये संबंधी या असंबंधी हो सकते हैं या मिश्रण भी हो सकता है। ठीक है, कोई रिश्तेदार आ जा रहे हैं, कोई दोस्त रह रहा है वहीं पर। ठीक है, तो ये सामान्य परिवार हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, संस्थागत परिवार में समानता असंबंधित रहते हैं। अब अगर संस्थागत परिवार आप देखेंगे तो संस्थागत परिवार जैसे कारागार है, तो उसमें एक ही जगह से खाना सबको जाता है, लेकिन अब वो सभी लोग रक्त संबंधित नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, उनका रक्त संबंधित मतलब नहीं होता है। तो वे संस्थागत परिवार में हो सकता है कि सभी लोग अलग अलग घर से रहते हो, जो एक साथ रह रहे हैं। तो लेकिन जो हमारा सामान्य परिवार होता है, इसमें बेसिकली एक ही परिवार के लोग रहते हैं, रक्त संबंधित होते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि एक अकेला व्यक्ति और खाना नहीं भी बना रहा है, तभी वह परिवार माना जाएगा। हो सकता है कि एक अकेला व्यक्ति रहे और वह खाना उसको बनाने में अच्छा ना लगे, आलस लगे, तो बाहर से खाना बना कर खाता है, तो भी वह माना जाएगा। ठीक है, वो भी एक परिवार माना जाएगा। एक दंपत्ति भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, अगर वो बाहर से भोजन ही लेकर आ रहे हैं, भले ही खाना नहीं बन रहा है तो कैसे, तब भी वह एक परिवार के रूप में माना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने सामान्य परिवार को बेसिकली समझ लिया। हम बात करेंगे संस्थागत परिवार की। सर, तो किसी संस्थान में एक ही रसोई से भोजन करने वाले लोगों का जो समूह होता है, किसी एक संस्थान, जैसे मान लीजिए हॉस्टल है, बच्चे पढ़ रहे हैं, जेल है, अनाथालय है, बालगृह है, ठीक है, तो वृद्धाश्रम है, तमाम ऐसी चीजें हैं जहाँ पर एक कॉमन रसोई होती है और उससे सभी को भोजन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसे परिवार संस्थागत परिवार होते हैं, एक प्रकार से संस्था के रूप में। मान लीजिए इतना हो रहा है, इसी के साथ एक चपरासी भी है, भोजन बनाने वाला एक कुक भी है, लेकिन कुक वो खाना न खाकर अपने घर का अपना खाना बनाता है। तो फिर यहाँ पर एक तो परिवार ये हो गया और एक परिवार ये भी हो गया। ठीक है, कुक वाला। ठीक है, और इसका मकान भी फिर गिना जाएगा अलग से, जी जहाँ पर ये रहता है अपने परिवार में, और फिर इनका एक गिना जाएगा। समझ रहे हैं ना? इसके साथ साथ एक स्वीपर भी रहता है, झाड़ू मारने वाला भी रहता है। तो ये इन लोगों को खिलाता पिलाता है, स्कूल को साफ करता है, और ये अपना एक अलग कमरा में खाता बनाता है। ठीक है, तो ये अब 3 परिवार हो गया, यानी एक परिवार ये स्वीपर, एक कुक और एक ये सम्मिलित संस्थागत परिवार। ठीक है, तो यहाँ पर 3 परिवार आपको दिख रहे हैं, और जनगणना मकान भी 3 हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा, एक ये और एक ये हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से संस्थागत परिवार
होते हैं, आपने इनको समझ लिया। इसके बाद बेघर परिवार की बात होगी सर, ऐसे परिवार जो खुले में रहे, सड़क किनारे रहे, फ्लाईओवर के नीचे रहे, तो अभी इनको हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि इस बार की जनगणना में मतलब जो प्रथम चरण है इनमें इनको नहीं शामिल किया, क्योंकि इनके पास जब मकान नहीं है तो फिर अभी मकान सूचीकरण में इनको हम शामिल कैसे कर सकते हैं। जब वो प्लेटफॉर्म के पास रहते हैं या फिर वो फुटपाथ के नीचे रहते हैं तो हम उनको मकान नहीं मानेंगे, तो मकान सूचीकरण में इनको शामिल नहीं किया। अंतिम चरण में जो दूसरा चरण होगा उसमें इनकी हम गणना कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना। अब अगले वीडियो में हम मैपिंग वगैरह को भी, अभी अगले वीडियो में हम घर के भवनों के प्रकार को जानेंगे डिटेल में, किस प्रकार से भवन होते हैं। तो अगर आप एक शिक्षक हैं और आप ड्यूटीज कर रहे हैं तो आप इस चैनल के वीडियोस को देखें, निश्चित रूप से आपके लिए हेल्पफुल होंगी। हम कम समय में आपको चीज़ें बेहतर बताने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।